अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 1 होम्योस्टेसिस में होम्योस्टेसिस रेफर्स टू द कंडीशंस ड्यू टू विच बॉडी मेंटेन्स इट्स इंटरनल कंडीशंस एट नॉर्मल रेंज। तो उसमें टेम्परेचर और सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन या वाटर की अमाउंट सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 1 होम्योस्टेसिस है, सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। और आज हम पढ़ेंगे उसमें विच इज बेसिकली दी थर्मोरेगुलेशन के किस तरह एक ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर मेंटेन रखता है। तो इसी के साथ साथ मैं तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो हम चलते हैं लेक्चर की जानिब, विच इज थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। The lecture outline for today's lecture is thermoregulation in animals, in which we will discuss about how the animal or an organism gain heat or loss, and similarly what are the types of animals on the basis of thermoregulation. And also we will discuss about the means of thermoregulation in animals, and lastly we will discuss the thermoregulation in mammals. तो हम चलते हैं सबसे पहले थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। उसमें सबसे पहले सोर्सेस ऑफ बॉडी हीट गेन एंड लॉस। अब जैसे कि आपको पता है कि टेम्परेचर की वजह से कोई भी जानदार हीट गेन या लॉस करता है। तो अब हीट गेन और लॉस करने की भी कई तरीके होते हैं, जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से हीट गेन या लॉस करता है। अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली आप किस तरह हीट गेन कर रहे हैं कि सपोज जो आप कोई बंदा बाहर जाता है, तो बाहर वो जाता है और जैसी गर्मी, तेज गर्मी में जाता है और तेज धूप में वो निकल के जैसे ही घर पे आता है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ होता है। उसकी वजह ये कि उसकी बॉडी ने एक्सटर्नली हीट गेन कर ली, यानी जो सनलाइट है उससे हीट गेन कर ली। तो ये सनलाइट रेडिएशंस इनके थ्रू एक्सटर्नली तौर पे हीट गेन हो जाती है। और अगर मैं इंटरनली की बात करूं, तो आप मुस्तकिल बॉडी में मुख्तलिफ चीजें इनटेक कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी में जाके मेटाबोलाइज हो रही हैं। अब जाहिर सी बात है, एक प्रोसेस हो रहा है केमिकल रिएक्शन, तो उसमें कुछ रिएक्शंस में हीट बनती भी है। तो अब वो जो हीट बनेगी वो बेसिकली क्या है, आपकी इंटरनल सोर्स ऑफ हीट गेन। इसी तरह आपने जैसे देखा होगा रमजानों में, पिछले रमजानों कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक हो रहे थे। तो क्या था कि बेसिकली जो भी बॉडी में बेसिकली जो हीट गेन हो रही थी बाय द एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही थी, ह्यूमिडिटी कम थी हवा में, तो कई सारी चीजों की वजह से बॉडी हीट ज्यादा गेन कर रही थी, जिसकी वजह से वो हीट स्ट्रोक हो रहा था। तो अब हीट गेन तो हो रहा है, लेकिन लॉस किस तरह हो रहा है। तो लॉस की भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप अगर सपोज के आपकी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है, तो स्वेटिंग के थ्रू भी आपकी बॉडी से हीट लॉस हो सकती है। क्योंकि स्वेटिंग में क्या है कि एक्सेस हीट अलोंग विद आयंस आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ सोर्सेज भी हैं जिसकी वजह से हीट लॉस भी हो जाती है। अब चलते हैं कि थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अगर मैं टेम्परेचर के हिसाब से बात करूं, यानी टेम्परेचर किस तरह रेगुलेट हो रहा है एनिमल्स में, तो उस तरह भी एनिमल्स दो तीन तरह के होते हैं, एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स एंड हीट्रोथर्म्स। एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स, आप मोस्टली यही दो टर्म्स आप सुनते हुए आ रहे होंगे और यही दो आप पढ़ पढ़ रहे होंगे। हीट्रोथर्म्स भी आज हम डिस्कस करेंगे, ये भी आपकी बुक में ही मौजूद है। सबसे पहले तो एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स को पोइकिलोथर्म्स भी कहा जाता है या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा जाता है। जबकि एंडोथर्म्स की मैं बात करूं तो होम्योथर्म्स या इन्हें वार्म ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड से हो सकता है कि काफी स्टूडेंट्स को ये बात पता चल गई हो कि ये क्या डिस्कस होने जा रहा है। तो कोल्ड ब्लडेड क्या है कि कोल्ड ब्लडेड सारे वो एनिमल हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर इन्हिसार करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए। जबकि एंडोथर्म्स कौन से होते हैं कि इन्हें एक्सटर्नल कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है या इंटरनली बॉडी में हीट डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, अब एक बात ये भी है कि एक्टोथर्म्स जो कोल्ड ब्लडेड है उनमें टेम्परेचर थोड़ा, वार्म ब्लडेड के हिसाब से मैं बात करूं, वार्म ब्लडेड सिर्फ एक बहुत माइन्यूट रेंज तक ही सिर्फ अपना टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, जबकि कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं वो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से उनके सर्वाइवल के चांसेस एज कम्पेयर टू वार्म ब्लडेड थोड़े बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि कोल्ड ब्लडेड में क्या है कि वो अपना टेम्परेचर थोड़ा एनवायरनमेंट के हिसाब से फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं। हीट्रोथर्म्स की बात करते चलें, तो हीट्रोथर्म्स और एक्टोथर्म्स दोनों आप सिमिलर हैं, यानी ये कि हीट्रोथर्म्स जो हैं, हीट्रोथर्म्स भी इन्वायरमेंट के हिसाब से ही बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं। एंड हीट्रोथर्म्स को आप कह सकते हैं कि दे आर द मिक्सचर ऑफ एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। सो इन केस दोनों में डिफरेंस क्या है एक्टोथर्म्स और हीट्रोथर्म्स में, कि एक्टोथर्म्स सपोज एक उनको टेम्परेचर अब कोई सर्दी हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर
उनको बास करेंगे तो वो सनलाइट या फिर मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू वो एक टेम्परेचर होने चाहिए होगा, जिसके बाद फिर वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट बढ़ा सकते हैं। जबकि हीट्रोथर्म्स को ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है, यानी वो बगैर किसी यानी आप ये कह सकते हैं कि उनको एक प्रॉपर स्टिमुलाई नहीं चाहिए हीट्रोथर्म्स को अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करने के लिए। और हीट्रोथर्म्स की मैं बात करता चलूँ तो हीट्रोथर्म्स में जो टेम्परेचर वेरी होता है वो थोड़ा वाइड रेंज में होता है, ज़्यादा तो ये टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं कि नेक्स्ट के जानिब, विच इज़ मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अब क्या तरीके हैं कि जिसकी वजह से कोई भी एनिमल थर्मो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। तो दो तरीके हैं, या तो बिहेवियरल या फिजियोलॉजिकल। तो बिहेवियरल यानी ये कि वही आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, विच इंक्लूड्स कि आप क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। फिजियोलॉजिकल में फिर आपके आ जाती हैं कि आपकी बॉडी के जो इकदामात कर रही है, इधर ये कि आपके वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो या फिर ये डायलेट हो या फिर आपकी ब्रीथिंग हो, इसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल रिलेशंस में रेगुलेशंस में आती हैं। अब थर्मो रेगुलेशन अगर मैं मैमल्स की बात करता चलूँ तो एक टेम्परेचर जो मैमल्स में ऑप्टिमम है वो है 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस। बर्ड्स में 41 टू 43 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात अगेन नोट करें कि ये जो टेम्परेचर यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस में है। आप जो बुखार हो रहा होता है अक्सर इस पेशेंट्स को, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें 100 डिग्री बुखार हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस बुखार हो गया है। तो डिग्री सेल्सियस कभी बुखार नहीं होता इतना ज़्यादा, क्योंकि 100 पे ऑलरेडी वाटर बॉयल हो जाता है। तो आपको जो बुखार हो रहा है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाता है। वो फ़ारेनहाइट है, थोड़े डिफरेंट स्केल्स हैं। तो ये जो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स, ये सारे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जिसके हमारे लेक्चर मौजूद हैं। हमारे टीचर्स हैं जो कि बहुत तालीम याफ्ता हैं और बहुत ही एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो वो आपको इस बारे में ज़्यादा आगाह करेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या-क्या फ़र्क है तीनों में। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, विच इज़ vtuitions.com हमारी वेबसाइट है, और साथ-साथ हमारे यूट्यूब के चैनल है। वहाँ पर भी हमारे केमिस्ट्री के अलावा बायो और फिज़िक्स और इसके अलावा मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के नोट्स और सारी चीज़ें, इसके अलावा लेक्चर्स और तमाम क्विज़ेस वगैरह भी मौजूद हैं, जो कि वेबसाइट और साथ-साथ हमारी यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद हैं। मैकेनिज़्म की तरफ चलते हुए बात करते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है। कि सबसे पहले अगर कोल्ड टेम्परेचर हो जाए तो उस कंडीशन में 2 कंडीशंस हैं। या तो फिज़ियोलॉजिकली तौर पे अपनी कोल्ड को मेंटेन रखने, कोल्ड को कम करने की कोशिश करेगा, यानी टेम्परेचर को गर्मी बेसिकली बढ़ाने की कोशिश करेगा, या फिर बिहेवियरल के थ्रू। तो इसमें भी अगेन आप देखेंगे फिज़ियोलॉजिकल में भी 2 मैकेनिज़्म अगेन आते हैं, व्हिच इज़ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ये 2 अलग चीज़ें आती हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स में, जो हम डिस्कस करते हैं अभी। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में सबसे पहले आता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग क्या होता है कि शिवरिंग आसान अल्फाज में कपकपाने को कहते हैं, यानी आपकी बॉडी मसल्स एकदम से बिल्कुल तेज कपकपाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। तो मकसद यही होता है कि आपकी बॉडी, जब आपकी बॉडी को लगता है कि अब आपकी बॉडी में अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हीट मज़ीद जनरेट हो, तो आपकी बॉडी काँपना शुरू कर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट हो सके। सबसे पहले नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में आता है, यानी अब इस कंडीशन में नॉन शिवरिंग मीन्स ये कि इसमें आपकी बॉडी कांपेगी नहीं। तो पहली आती है इरेक्शन ऑफ हेयर, यानी आपके जो स्किन है एपिडर्मिस, उसके अंदर पिलाई मसल्स हैं जो कि बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उनका काम के हेयर जो होते हैं वो हेयर की इरेक्शन में मदद करवा रहे होते हैं। तो जैसे ही वो बेसिकली उन पिलाई मसल्स के थ्रू हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं। अब बाल बेसिकली आप सर्दियों में अक्सर देखें तो अक्सर कहते हैं कि बाल एकदम से वो खड़े हो गए सबके। तो वो बेसिकली होता यही है कि जब आपके बाल स्किन के हेयर्स आपके इरेक्ट यानी खड़े हो जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर एक इंसुलेशन लेयर बन जाती है। इन हेयर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से एक इंसुलेशन, यानी अब आपकी बॉडी से हीट बाहर नहीं जा सकती। दूसरी कंडीशन होती है, दूसरा जो मैकेनिज्म में दूसरी चीज़ आती है, व्हिच इज़ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी आपकी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट यानी सिकुड़ जाती हैं। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो एपिडर्मिस से जो नसें गुजर रही हैं, उन वो सिकुड़ गई, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वो कम से कम जाएगा, जिसकी वजह से हीट लॉस के चांस मिनिमम है। दूसरा फिर आता है सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन, यानी ये कि जो फैट होता है कि जो, ये भी बात नोट करी होगी, जो मोटे लोग होते हैं तो उनको क्या होता है कि उनको सर्दी कम लगती है बनिस्बत ये कि पतले लोगों के। उसकी वजह ये है कि जो मोटे लोग फैटी पीपल्स होते हैं, उनके अंदर
फैट की एक्यूमुलेशन ज्यादा है, तो आपकी बॉडी में सर्दियों में क्या होता है कि फैट ज्यादा होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है आपकी बॉडी में, ताकि क्योंकि फैट क्या है, फैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसकी वजह से फैट क्या करेगा कि वो बेसिकली आपकी बॉडी में हीट को कंजर्व करके रखेगा, और अगर ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होती है तो ये फैट ब्रेक डाउन भी होके हीट प्रोवाइड करता है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की बात करते हैं कि अब आपकी बॉडी में नॉन शिवरिंग जो है उससे भी ऊपर बात पहुंच गई है, तो उस कंडीशन में शिवरिंग थर्मोजेनेसिस आ गया, यानी अब आपकी बॉडी कांपना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक नॉर्मल मिकदार पर हो रहा है। अब ये भी बात आपने अक्सर नोट करी होगी कि सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है जबकि बनिस्बत गर्मियों के, उसकी वजह क्या है कि सर्दियों में आपका जो निज़ाम हाजमा है या इन शॉर्ट मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होता है ताकि हीट जनरेट हो, और ये सारी चीजों की वजह से आपकी हार्ट बीट भी तेज होगी, दिल थोड़ा तेज काम करता है। तो ये सारी चीजों की वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ, तो आपकी बॉडी में ज्यादा जल्दी डाइजेशन हो रहा है और उसकी वजह से हीट ज्यादा जनरेट हो रही है। दूसरा क्या है कि एड्रेनालिन और एक और हार्मोन आता है थायरोक्सिन, ये दोनों हार्मोन भी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में रिलीज होते हैं। एड्रेनालिन शॉर्ट टर्म के लिए रिलीज होता है, जबकि थायरोक्सिन फॉर दी लॉन्ग टर्म प्रोवाइडिंग ऑफ एनर्जी उसके लिए रिलीज होता है। तो ये दोनों केमिकल हैं, इन दोनों केमिकल्स बेसिकली हॉर्मोन्स हैं, और इन दोनों के काम क्या है, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ये चैप्टर हम 3 सेकेंड ईयर बायोलॉजी विच इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और हम ये वहां पे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं चलता हूँ कि ये सारे हो गए फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, अगले आते हैं बिहेवियरल मैकेनिज्म्स। अब आपकी बॉडी बिहेवियरल मैकेनिज्म भी करती है, जैसे कि अब सर्दियों में क्या होता है कि कोई भी इंसान गर्म कपड़े पहनता है या मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि आपको ज्यादा सर्दी ना लगे। जानवरों की मैं बात करता हूँ चलूं, जानवरों में आपने देखा होगा कि माइग्रेशन का एक माइग्रेशन होती है, ये लफ्ज आपने अक्सर सुना होगा कि जानवर क्या करते हैं कि वो माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर वो ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पे सर्दी बढ़ गई, तो वो उस जगह से माइग्रेट करके मींस मूव करके वो ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे गर्मी कम है, ताकि क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि वो जो सर्दी में रह रहे हैं जानवर, तो आप मतलब उनको बिल्कुल ही सर्दी में डाल दें फ्रीजिंग टेम्परेचर पर तो भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो बहुत एक्सेप्शनल केस है, वरना मोस्टली क्या है कि वो भी उनकी बॉडी में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो इसी तरह वजह से वो कुछ जो होते हैं जो बिल्कुल ही सर्वाइव ना कर सके हैं या ये कि बहुत कम चांस हो, तो वो माइग्रेट कर जाता है। अब बात करते चले हैं कि हॉट टेम्परेचर में क्या होगा, तो हॉट टेम्परेचर में भी अगेन फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मैकेनिज्म्स दोनों होंगे। फिजियोलॉजिकल में बात करता चलूँ तो अब हेयर्स आपके लोअर यानी अब आपके बाल जो होते हैं वो बैठ जाते हैं, और कोल्ड टेम्परेचर में क्या हो रहा था कि आपके बाल खड़े हो रहे थे, लेकिन हेयर्स अब जो है वो लोअर डाउन हो जाएंगे, क्योंकि अब आपकी बॉडी को नीड नहीं है कि हीट वो कंजर्व करे। तो अब आपकी बॉडी को उल्टा मैकेनिज्म करना है कि किस तरह एक्सेस हीट निकले बॉडी से, तो उसके लिए सबसे पहले हेयर लोअर हो जाते हैं। दूसरा वेजो डायलेशन, कोल्ड टेम्परेचर में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी नसें सिकुड़ रही थी जिसकी वजह से खून कम से कम सप्लाई हो रहा था, और हीट जो है वो मिनिमम लॉस हो रही थी। अब वेसो डायलेशन मीन्स वेसल डायलेट हो गई, फैल गई, तो अब ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड जो है वो बेसिकली अब ब्लड बेसिक ज्यादा गुजर रहा है, तो यानी हीट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लॉस हो रही है। वहां पर क्या हो रहा था कोल्ड टेम्परेचर में कि वहां पर फैट आपकी बॉडी एक्यूमुलेट जमा कर रही थी, यहाँ पर आपकी बॉडी फैट कम करेगी क्योंकि अब आपकी बॉडी को फैट की नीड नहीं है। उसके अलावा स्वेटिंग होती है यानी पसीना आता है, पसीने की वजह क्या है कि आपकी बॉडी में जब एक्सेस हीट आ गई तो अब आपको उस एक्सेस हीट को बाहर निकालना है, तो वो हीट निकलेगी बाय द स्वेटिंग, जो पसीना आता है उसके जरिए से भी एक्सेस हीट निकल जाती है। फिर ये कि वहां पर कोल्ड टेम्परेचर में मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर उल्टा काम होगा कि मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो और बिहेवियरल मैकेनिज्म की बात करूं तो आप बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर के ऑपोजिट कर दें, कोल्ड टेम्परेचर में गर्म कपड़े पहन रहे थे, बिहेवियरल मैकेनिज्म हॉट टेम्परेचर में क्या होगा कि पतले से पतले कपड़े पहनते हैं इंसान, या फिर माइग्रेशन का भी अगेन वही होता है कि हॉट टू दी कोल्डर क्लाइमेट चले जाते हैं जानवर। तो ये सारे आ जाते हैं बिहेवियरल मैकेनिज्म, और ये मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, यानी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कोई भी जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज्म वो
टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा होता है, ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक के एनिमल्स। हाइपोथैलेमस, अच्छा अब हम बात करते हुए चले कि आपके ब्रेन का क्या रोल है। आपका ब्रेन भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। यानी अब आपकी बॉडी में टेम्परेचर राइज हो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जिससे थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। वो डिटेक्ट करता है आपकी बॉडी में कोई भी टेम्परेचर चेंज को बाय द हेल्प ऑफ सेंसर्स। ये सेंसर जो है आपके ब्लड में भी लोकेटेड है, मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिक एरियाज है वहां पर भी लोकेटेड है, तो वहां से डिटेक्ट करते हैं कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। वो सिग्नल भेजते हैं टू दी कंट्रोल सेंटर विच इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि अब वो उसका इफेक्ट जनरेट करेगा कि भाई अब टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो अब मुझे टेम्परेचर कम करना है। तो उस कंडीशन में वो सिग्नल भेजेगा टू दी इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या है? मसल्स। मसल्स के पास जब जाएगा तो मसल्स या ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन रिलीज करेंगे कि अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है कि वो आपकी बॉडी को एक सेट पॉइंट पे रख रहा है विच इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो फीवर की मैं बात करता चलूँ तो फीवर क्या है कि अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर राइज हो जाता है यानी बुखार हो जाता है, उसे फीवर कहते हैं। फीवर क्यों हो रहा है कि आपकी बॉडी में जब कोई एक्सटर्नल पैथोजेंस आ रहे हैं, कोई ऐसे हार्मफुल मटेरियल जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस कंडीशन में आपके जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो उसको डिटेक्ट करते हैं। और स्पेसिफिकली मैक्रोफेजेस जो हैं वो क्या करेंगे कि वो उन में अपने पास से रिलीज करेंगे, एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं पायरोजिन। पायरोजिन जैसे ही रिलीज होगा आपके ब्लड में तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से फीवर का दूसरा नाम पायरेक्सिया भी है। तो ये सारी बात हो गई थर्मो रेगुलेशन की, और यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन पूछने हो या कोई भी आपको मेरी बात समझ में ना आई हो या कोई चीज मजीद आपको समझनी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और ऑल्सो आपको अगर नोट्स चाहिए हो, क्योंकि हमारे हर लेक्चर के नोट्स प्रिपेयर्ड हैं जो कि आसान से आसान तर बनाए हुए हैं टीचर्स ने, तो आप हमारी वेबसाइट विच इज़ vtutions.com पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ये कि लेक्चर के बाद हमारे क्विज अवेलेबल होते हैं ताकि आप लेक्चर और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आप वहाँ पे क्विज दे सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितना अच्छा लेक्चर समझा है। फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब, ताकि आप हमारी मजीद वीडियो से आगाह हो सकें, जिसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।